नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड श्रृंखला स्टार्ट करी थी, जिसमें से पिछले वीडियो तक हम लोग मौलिक अधिकार स्टार्ट कर चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक के इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों को एमसीक्यू माध्यम में समझ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे ये ज्यादातर पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, साथ साथ हम लोग इनका एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आगे के मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। इसलिए भी आवश्यक हो गया कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर एक एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन 2 क्या है? न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार विकसित किया है। तो अनुच्छेद 21 में तो हमने देखा था नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद से, लेकिन ये केवल नागरिकों को नहीं मिली है। केवल नागरिकों के लिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि अनुच्छेद 15 जिसमें से समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 जिसमें अवसर की समानता है, अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अधिकार ही है, 5 ही मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक तथा गैर नागरिक सभी को प्राप्त है। तो ये याद रखिएगा, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को लिखा है। दूसरा है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत कई चीजों को शामिल किया गया है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन हो गया, स्वच्छ वातावरण हो गया, स्वच्छ पर्यावरण हो गया। इस तरह के बहुत लंबी एक लिस्ट है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल की गई है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार को प्रतिबंधित करता है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है? यह केवल राज्य के विरुद्ध लागू होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से आता है, जिसमें से मानव तस्करी और बेगार को प्रतिबंधित करता है। ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी दूसरा ऑप्शन है, यह केवल राज्य के विरुद्ध लागू होता है, तो ये गलत है, क्योंकि राज्य के साथ साथ ये निजी व्यक्ति या संस्थाओं के खिलाफ भी लागू होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति या संस्था भी मानव तस्करी या बेगार करवाती है तो उस पे भी ये लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अनुच्छेद 25 धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन 2 है, ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, तो पहला तो क्या है कि ये अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, ये तो सही है, क्योंकि आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो धर्म प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है ये पूर्ण रूप से नहीं मिली हुई है। मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी किया जा सकता है, इसमें प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि आप कोई भी धार्मिक संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं, साथ ही उनका प्रबंधन भी खुद देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा क्या है, यह अधिकार पूर्णतः निरंकुश है। तो ये निरंकुश तो कोई भी मौलिक अधिकार निरंकुश है ही नहीं। ये आपको ऐसा नहीं कि कोई अधिकार मिले हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, इसलिए निरंकुश नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा, यानी केवल एक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 27 के बारे में है कि अनुच्छेद 27 राज्य को किसी धर्म विशेष के प्रचार करने हेतु कर लगाने से रोकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य यानी कोई भी सरकार क्या कर सकती है कि किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर आरोपण नहीं कर सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार को ये प्रतिबंधित किया गया है कि आप किसी विशेष धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कर लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब हमने पहले धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पढ़ा था, उसमें भी स्पष्ट हुआ था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी को समान रूप से समान अवसर सबको प्रदान किए जाएंगे और साथ साथ सरकार किसी धर्म विशेष के ऊपर झुकाव नहीं रखेगी। तो ये ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा क्या है, धार्मिक संस्थानों पर सामान्य कर लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या करती है, सामान्य शुल्क के रूप में कर किसी संस्थानों पे लगा सकती है, पर्टिकुलर प्रचार करने के लिए नहीं कर सकती। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके खासकर टर्म्स ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार इनके टर्म्स पकड़ लिए तो मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, है? क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार देता है। नंबर दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 22 समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 22 में है क्या। तो अनुच्छेद 22 दो प्रकार के, अनुच्छेद जो 22 है तो इसमें दो प्रकार की गिरफ्तारियां दी गई हैं। एक तो सामान्य गिरफ्तारी जिसमें से आप अपराध करते हैं और वहां पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसमें आपको वकील हायर करने का अधिकार भी है कि यानी आपको वकील से मिलने का अधिकार है। साथ साथ आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर आप पेश नहीं कर सकते तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तो प्रतिबंध किया गया है सामान्य गिरफ्तारी केस में। एक है निवारक गिरफ्तारी यानी निवारक निरोध के केस में। तो निवारक निरोध क्या होता है कि जब आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, यानी भविष्य में आप कोई अपराध करने वाले हैं, अगर इसका पता लग जाता है तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस पर पहला तो वकील से मिलने का अधिकार आपको नहीं दिया गया और दूसरा 24 घंटे का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ये है कि सलाहकारी बोर्ड से आपको परमिशन लेकर के आप 3 महीने से अधिक गिरफ्तार रख सकते हैं। तो यानी इस केस में अगर निवारक निरोध का केस होगा तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा निवारक निरोध के केस में। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य गिरफ्तारी केस में दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अनुच्छेद 22 मुख्य रूप से जो फोकस करता है तो निवारक निरोध के लिए फोकस करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 24 सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। नंबर दो है ये केवल खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 24 है तो ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, खासकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, यानी 14 वर्ष से कम, सॉरी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक उद्योगों में या कारखानों में नहीं श्रम करवा सकते हैं। तो ये केवल खतरनाक उद्योगों के लिए है, सभी प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। इसमें से केवल दो। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है और खतरनाक उद्योगों या कारखानों के लिए ही इसमें प्रतिबंध बताया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को और साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, कि दोनों को शामिल किया गया कि ये लोग अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि राज्य केवल इस आधार पर सहायता देने से इनकार नहीं कर सकता कि संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिला हुआ है। कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 28
राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। ऑप्शन 2 है सहायता प्राप्त संस्थानों में छात्रों को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक। ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 28 है ये राज्य द्वारा जो पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा को मनाही करता है। मतलब आप वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते किसी धर्म विशेष के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि संस्थानों में छात्रों को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यानी केवल एक सही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। नंबर दूसरा है अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद पहला ऑप्शन तो सही है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी ये अधिकार मिला हुआ है। रिट कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहला तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकारों के केस में, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, ये भी सही है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है। यानी ऑप्शन दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर ये पांचों रिट जिसको अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार सीमित करने की शक्ति देता है। ठीक है। और दूसरा है इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है। यानी जो संसद है ये सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकार सीमित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है। साथ साथ इसका जो उद्देश्य है जिससे अनुशासन बनाए रखा जा सकता है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, याद रखिएगा कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत, ये याद रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 34 जो है मार्शल लॉ से संबंधित है, ये सही है। दूसरा क्या है, इस स्थिति में संसद क्षतिपूर्ति से संबंधित कानून बना सकती है। मतलब यहाँ पे मौलिक अधिकार जब प्रतिबंधित होते हैं इसके बाद संसद को अधिकार है कि इससे संबंधित प्रावधान बना सकती है। यानी ऑप्शन दोनों इसके भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैं मार्शल लॉ से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। नंबर दूसरा है कि राज्य विधानमंडल को भी वही शक्तियां प्राप्त हैं। तो ऑप्शन दो तो गलत हो जाएगी क्योंकि विधानमंडल को ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। ऐसी जो भी शक्तियां हैं वो संसद को ही प्राप्त है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, केवल एक। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित जितनी भी शक्तियां मिली हैं वो संसद को ही मिली है। राज्य विधानमंडल को मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी शक्ति संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार मान्यता प्राप्त है। नंबर दूसरा है यह अधिकार न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद जो 21 है जिसमें से व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता दी गई थी, इसके अंतर्गत निजता अधिकार को शामिल किया गया है, ये सही है। और ये संविधान में नहीं मिला था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको शामिल किया था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत है तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामिल किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन दोनों इसके सही है। पॉइंट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार देता है। ठीक है। दूसरा है यह किसी भी नागरिक समूह को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो अधिकार दिए गए हैं
अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा और लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार ये अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है तो इसको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो, वन तो गलत हो गया। दूसरा, ये किसी भी नागरिक समूह को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है, यानी दूसरा सही है। तो केवल बी इसमें केवल दो सही हो गए, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कि ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, सही है, क्योंकि 25 में क्या कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 में क्या कहा गया कि धार्मिक संस्थान आपको स्थापित करने और उनको प्रबंधन करने का अधिकार है। 27 में कहा गया है कि आप किसी धर्म विशेष को प्रचार करने के लिए कर आरोपित नहीं कर सकते, ये 27 में है। और 28 में क्या कहा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये सही है। 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। मतलब 29 में कहा गया है कि आप अपने भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं और साथ-साथ 30 में कहा गया है कि आप इससे संबंधित संस्थानों को स्थापना कर सकते हैं। यानी 29-30 भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 25, 26, 27, 28 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें धार्मिक शिक्षा की बात की गई है, और 29-30 है जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान भी है। दूसरा है, निवारक निरोध के मामले में कुछ अधिकार सीमित हो सकते हैं। तो निवारक निरोध क्या होता है, हमने पीछे भी जाना कि यदि आपको ऐसी आशंका है सरकार को कि आप कोई अपराध करने वाले हैं, तो शक के आधार पर भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है, जिसे निवारक निरोध कहा जाता है। और निवारक निरोध के मामले में आपको कुछ अधिकार सीमित हो सकते हैं। सामान्य गिरफ्तारी से कुछ अधिकार इसमें कम होते हैं। जैसे सामान्य गिरफ्तारी के केस में आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि आपको वकील जो हायर करने का अधिकार तुरंत मिल जाता है नॉर्मल गिरफ्तारी केस में, तो इसमें ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता। यानी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे निवारक निरोध के केस में, इंपॉर्टेंट है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल माना गया है। नंबर दूसरा है, इसे न्यायपालिका ने विकसित किया है। ये भी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 जिसमें से जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। एक लंबी लिस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संबंधित जो जो अधिकार मिले हुए हैं जीवन स्वतंत्रता में, उनको एक बार जरूर देख लीजिए। 15 से 20 अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, तो इनको याद रखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। यानी अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। नंबर दूसरा, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। 26 में क्या कहा है कि कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, साथ साथ उसका प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 देता है, ये सही है। दूसरा है कि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब इसके तहत आप में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन कौन से? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, इसके साथ साथ सुरक्षा। अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो मानव तस्करी हो गया, बेगार हो गया, बालात श्रम हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23 में शामिल किए गए हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 24 में क्या था? 24 में था कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और कारखानों में
आप श्रम नहीं करवा सकते हैं। 22 तो निवारक निरोध से संबंधित था। 24 हमने देख लिया। 25 धार्मिक शिक्षा से संबंधित है कि कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्नों पर विचार कीजिए। अब ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जिसमें से अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। सही है, हम पीछे भी देख चुके हैं। नंबर दूसरा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है। दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो धार्मिक है तो ये सभी चार के चारों हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, लेकिन जो प्रबंधन की बात की गई है, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की, तो अनुच्छेद 26 में कही गई है। क्योंकि 25 में तो हमने देखा किसी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 27 में कर से संबंधित है कि धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता। 28 में जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई है, इसका प्रतिबंध किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 32, जिसके तहत रिट जारी की जा सकती रिट दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 27 धार्मिक कर लगाने से रोकता है। नंबर दूसरा है सामान्य कर धार्मिक संस्थानों पर लगाया जा सकता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। संविधान का हार्ट ऑफ सोल यानी संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 32 है, इसको बी आर अम्बेडकर ने यानी अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा है। इनका कहना था कि अगर आपको इस संविधान से संरक्षण ही नहीं मिलता है जो कि आर्टिकल 32 के तहत मिला है, तो मौलिक अधिकार देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के अधिकार को सीमित करने की शक्ति देता है। नंबर दूसरा ये अर्धसैनिक बलों पर भी लागू होता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि संसद को अधिकार दिया गया है, खासकर सशस्त्र बलों के और अर्धसैनिक बलों के संबंध में संसद को पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं संविधान के द्वारा, ये याद रखिएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मार्शल लॉ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार, मार्शल लॉ अगर लग गया तो आप मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 29 है इनके शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें से कहा क्या गया है कि आपको अपनी भाषा, लिपि तथा जो आपकी संस्कृति है इसको संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 30 के तहत ये जो संस्थान है इनका प्रबंधन की सुविधा दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नंबर दूसरा है यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला तो सही है, लेकिन नागरिकों को प्राप्त नहीं है, नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी जीवन की स्वतंत्रता है सभी को मिली हुई है। जो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है उनमें से अनुच्छेद 15 है जो कि समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये 5 ही अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मौलिक अधिकार कंप्लीट किए। इससे पहले हमने 12 से लेकर के 20 तक मौलिक अधिकारों को समझा था और इस वीडियो में हम लोगों ने 20 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को एमसीक्यूज के माध्यम से समझ लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के बारे में समझेंगे।
ठीक है?